हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की कैपिटल उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। उम्मीद है कि इस मार्केट के बुरे दौर में आप लोगों ने अपनी कैपिटल नहीं गंवाई होगी। तो जैसे कि मार्केट की कंडीशन जैसी चल रही है, मुझे आप लोगों से पहले ही इंटरेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ फैमिली हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। बट मार्केट की कंडीशन ही ऐसी आ चुकी है कि मैंने सोचा कि एक बार तो आप लोगों के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ। तो इसीलिए ये सिर्फ एक ही वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने आप लोगों के सारे डाउट्स कवर कर लिए। ये वीडियो थोड़ी, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आप लोग उसे ठीक कैसे करें। तो स्वागत है आप सभी का। लंबी जरूर जाएगी, लेकिन आप लोगों को सही बताकर जाऊंगा कि आप लोगों को अब इस टाइम पे करना क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो इस टाइम या तो मार्केट में रुपया लगाना चाहते हैं या फिर कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों के बारे में देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका ठीक है कि उनका जो वो डायरेक्ट इक्विटी शेयर में लॉन्ग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब आप वो चीज़ करते हो तो क्या उन चीज़ों को आपको बुक करना नहीं होता? एक बात बताओ, जब आपको मान लो कि आपने 5 लाख रुपये लगा रखा है और वो आपके 5 लाख 7 लाख रुपए बन गए, आपने पिछले 2 सालों से लगा रखा है या फिर 1 साल से लगा रखा है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उसको भी तो ना एक टाइम होता है ना बुक करने का। तो वो टाइम कब आया था? 15 जनवरी तक वो टाइम था कि आप एक बार उसे बुक कर लो। अब वो 15 जनवरी तक कैसे था? उस टाइम पे मार्केट बता रही थी और रिजल्ट्स आने थे, सब कुछ था। ठीक है, तो उस टाइम पे ना इनफैक्ट जो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं मेरे, इनके साथ मैं पर्सनल कनेक्ट में रहता हूँ, तो उन लोगों में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को मैंने यही सलाह दी थी कि अब टाइम आ गया, आप इन्हें बुक कर लो। तो वो लोग कहते थे कि भाई हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम अभी बुक नहीं करेंगे। मैंने तब उनको यही बात समझाई थी, भाई एक बार बुक कर ले, कोई बात नहीं, दोबारा से ले लियो। अब देखो, अब नई रैली शुरू होगी, वो कब शुरू होती है? 1 महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, या इनफैक्ट 3-5 महीनों बाद हो, वो मार्केट बताएगी कि मैं उसमें कब शुरू होने। तो उस टाइम पे हम दोबारा से में नई एंट्री बना लेंगे। बट हम क्या जो शेयर उन्होंने ले रखे हैं उस टाइम पे उसको, तो क्या वही शेयर इस नई रैली का पार्ट बनेंगे? अब इस नई रैली में तो नए लीडर बनेंगे, वो हमको नए शेयर ढूंढने हैं, हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इसलिए ना एक टाइम ऐसा भी आता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बुक करना चाहिए। अब यहीं से एक डाउट आ जाता है, हम तो म्यूचुअल फंड के जरिए लॉन्ग टर्म में है, तो क्या हम म्यूचुअल फंड का सारा पैसा निकाल लें या फिर हम जो अपनी एसआईपी लगा रहे हैं वो बंद कर दें? देखो, जो आप म्यूचुअल फंड में रुपए लगा रहे हो या आपकी जो एसआईपी कट रही है, वहाँ पर आपको 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना तो गलती से भी म्यूचुअल फंड को बाहर मत निकाल लेना, और गलती से भी ना अपनी एसआईपी को मत रोक दियो। क्यों? यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें ही पता है कि हमारा एसआईपी या जो भी म्यूचुअल फंड लगा हुआ है वो हमारा 10 साल का पीरियड है कम से कम, तो हम उस 10 साल के पीरियड के लिए जो ये 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की अड़चने आ रही हैं, तो हम इन अड़चनों से घबरा कर हम अपना पैसा निकाल लेंगे। अब सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में भी तो हम वही कर रहे हैं ना भाई, आप लोग सही हो। बट जब हम म्यूचुअल फंड में रुपया लगा रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक बंदा बैठा है ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो उस अकॉर्डिंग उसी शेयर में रुपए लगाएगा। वो शेयर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, वो बंदा खुद रिसर्च करके उनको चेंज करता रहता है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेयर तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। अब जो इस नई रैली का पार्ट बनेंगे, तो वो आपका पैसा जो किसी पुराने शेयर में लगा होता है वो वहाँ से ट्रांसफर होकर उस नए शेयरों में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड का पैसा मत निकाल लो। मान लो कि आपकी 5,000 रुपये महीने की सिप कट रही है, तो जो जी डिप्स आ रही हैं, मतलब जो पुरानी डिप्स आई हैं 15 जनवरी के बाद, इनफैक्ट 15 जनवरी के बाद ही ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। बट ये जब देखा जाए तो दिवाली के बाद की चल रही है, दिवाली के बाद मार्केट ज़्यादा दिक्कतें दे रही है।
लेकिन उसके बाद दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर के लास्ट वीक में, कि मार्केट थोड़ा कंट्रोल में आई और उसने 15 जनवरी तक खूब रिटर्न दिए। लेकिन अब जो करेक्शंस आ रही हैं जी, देखो मार्केट अपने टॉप से 15% भी नीचे नहीं गिरा है, ठीक है। लेकिन अगर हम शेयर्स की बात करें डायरेक्ट, तो वो ऑलरेडी 40% नीचे गिर चुके हैं अपने हाई से। तो शेयर्स में तो ऑलरेडी करेक्शन आ ही चुकी है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि अगर हमने SIP लगा रखे 5,000 रुपये की, तो ये वो टाइम है कि अगर आप मान लो कि इस महीने जैसे डिप आई हुई है, तो आप इस महीने ना 5,000 की बजाय वो 10,000 रुपये की कर दो सिर्फ इसी महीने के लिए। अगर अगले महीने भी ऐसी डिप कंटिन्यू रहती है तो वहाँ पर आप दोबारा से डबल टॉप अप कर दो। लेकिन ये तब तक करना जब तक डिप आ रही है। ये म्यूचुअल फंड में जो SIP का है वो सीन है। तो अगर डिप आ रही है तो क्या हम लमसम अमाउंट नहीं लगा सकते? जहाँ पर अभी लमसम लगाने का टाइम नहीं है। इतनी मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं आई है कि जैसे कोरोना के टाइम पे आई थी, कि यहाँ पर आप जितना मर्जी रुपया लगा दो मार्केट में, लमसम लगा दो किसी भी म्यूचुअल फंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो टाइम नहीं आया। अभी कम से कम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने ऐसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी टाइम ले ले, बट जितना लग रहा है कि एटलीस्ट 3-4 महीने तक तो ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा इसका। इसलिए अपना जो कर रहे हो म्यूचुअल फंड और SIP बिल्कुल भी बंद मत करो। अगर आपको लमसम अमाउंट लगानी है तो बूस्टर STP के जरिए आप उस अमाउंट को लगा सकते हो। बूस्टर STP क्या है, उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। और SIP, एस पर हम तो SIP शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के मन में होगा कि SIP शुरू करें या अभी और वेट करें। SIP को शुरू करने का सबसे सही टाइम होता है जितना आप निकलते जाते हो ना, वो पुराना जितना भी टाइम निकल गया वो सबसे बेस्ट टाइम होता है SIP यूज़ करने का। अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं करी है तो आप अभी से कर दो SIP शुरू। और SIP क्या है, कैसे शुरू करनी है, तो इसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि SIP क्या चीज़ है। और ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में ना, मतलब कि अगर कोई नया इन्वेस्टिंग करना चाहता है और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ना मान लो कि उसके पास 10 लाख रुपये है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपये होता, तो जो अब डिप आई थी 6% की, जब मार्केट ने 16,200 टच किया था, तो वहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता तो मैं वहाँ पर एटलीस्ट अपना फिफ्थ पार्ट, मतलब कि 10 लाख का फिफ्थ पार्ट 2 लाख रुपया उस टाइम पे इन्वेस्ट करता। 16,300-400 की रेंज पे मैं वहाँ पे 2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देता। लेकिन बाकी के 8 लाख फिर कभी जब भी मुझे मौका मिलता, मतलब कि ऐसी डिप्स नहीं चाहिए मुझे जो लगातार पिछले महीनों से आ रही हैं हल्की फुल्की। जो अब मेन डिप आई थी ना, ये होती है डिप जहाँ पर हम अपना रुपया इन्वेस्ट करते हैं हल्का हल्का। तो अगर ऐसी, मतलब कि आगे कभी कोई और डिप आती है जहाँ पर मार्केट कभी, अगर बाई चांस, लगता तो नहीं है, अगर बाई चांस 15,500 टच कर जाए, वहाँ पर मैं दूसरा जो अपना इन्वेस्टिंग होगा तो वहाँ पर कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो बुल रन में स्टार्ट हो गई, मार्केट अब ट्रेंड में आ गई जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर भी मेरी इन्वेस्टिंग होगी। वहाँ पर तो मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगी ना मार्केट की तरफ से। हो सकता है वहाँ पर जितनी मेरी बाकी रहती होगी वो पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर दूँ मैं। तो यही था कि मतलब कि जो ये डिप आ रही है ना, हर डिप को यूज़ मत करो। ऐसी डिप पे तो हमेशा ही आती रहेंगी, बट जो मेजर डिप आती है ना, वहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये तो वो लोगों के लिए मैंने बता दिया जिन्होंने इन्वेस्टिंग नहीं करी, या फिर जो म्यूचुअल फंड वगैरह वाले हैं उनके जो डाउट्स आ रहे थे, उन लोगों के लिए तो जहाँ तक वीडियो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि इसके बाद मैं उन लोगों की बात करूँगा जो इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर उनका पोर्टफोलियो में कैश पड़ा है, या फिर उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े हैं। तो अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं। तो ये वो लोगों के बारे में मैं बता चुका हूँ जिन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, या फिर जिनके म्यूचुअल फंड्स के बारे में डाउट थे। तो उन लोगों को तो जहाँ तक जानना था, इसलिए वो जा सकते हैं। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो वो भी देख सकते हो। अगर देखोगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी कम से कम, इतना तो श्योर है। लेकिन अगर आप जा रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों के भी काम आ सके। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। तो क्यों भाई, क्या सीन चल रहा है? लॉस में हो गया? शेयर बेचे नहीं थे? प्रॉफिट बुक नहीं किया? ओहो, ये तो गलत बात कर दी आप लोगों ने। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब टाइम तो दोबारा से आएगा नहीं कि शायद पहले बुक कर लेते। तो अब काहे की टेंशन, अब तो जो होना था हो गया। देखो, आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था कि ये टाइम है स्विंग ट्रेडिंग का, और ये बात मैं आज से नहीं कर रहा, 2 महीने पहले से कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी क्या करें? अब एक्चुअली ना दिक्कत क्या हो रही है इस मार्केट में, मार्केट 2 दिन भाग जाती है और हमें तो लगता है कि हम उस रैली को छोड़ दिए, मार्केट तो भागनी शुरू हुई, हम वहाँ पर रुपए लगा देते हैं और वहाँ पर होता है रेजिस्टेंस, तो वहाँ से गिर जाती है और हम फिर लॉस में। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ ना, सीरियसली ये साल बहुत खतरनाक रहने वाला है। 2022 का मेरा जितना भी प्रॉफिट था खत्म हो चुका है 2022 का ओनली, और इस टाइम मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खाली है। और ये खाली आज से नहीं है, 15 जनवरी के बाद खाली हो चुका था मेरा पोर्टफोलियो, जहाँ पर एक बार मेरे सारे एसएल हिट हो चुके थे। इसलिए कहते हैं कि कम से कम अपना एसएल जरूर लो, और मैक्सिमम 10% का एसएल तो आपका हर हालत में होना चाहिए, चाहे फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो या फिर कोई भी हो। चलो कोई बात नहीं, जो होना है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब क्या करें? देखो, अब मार्केट ने एक बार दिया डेडिकेट बाउंस, हो सकता है कि मंडे को भी जैसे कि दिखा रही है कि मार्केट एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि गैप अप के साथ ओपनिंग हो, तो एक बार तो आपको वहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट या फिर मतलब कि अगर क्वांटिटी कंट्रोल नहीं है ना, कम से कम क्वांटिटी कंट्रोल जरूर कर लो। मतलब कि दिक्कत ये क्या आ रही है, हमारे पास मान लो कि किसी कोई शेयर है, हमारा पोर्टफोलियो 1 लाख का और हमने उसमें इन्वेस्टिंग करके 50,000 रुपये की, तो एक ही शेयर में अगर हमने 50% इन्वेस्टिंग कर रखी है तो ज़्यादा टेंशन होगी। तो कम से कम ना इस टाइम पे उसको बहुत कम करो, अपनी क्वांटिटीज़ को कंट्रोल करो। ये जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना, जहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको एसएल भी स्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, और एसएल के साथ साथ जो आपका एसएल होगा ना, वो 10% का नहीं लेना, जहाँ पर आपको मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करो, जो ज़्यादा ही अग्रेसिव होते हैं ना 3% का, और डिफेंसिव 2% का, और उससे भी ज़्यादा डिफेंसिव 1% का। समझ रहे हो, 1 से 3% तक का स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए सीधी सी यही बात है कि स्पॉट पे खरीदो, रेजिस्टेंस पर बेचो। और सबसे सही बात बताऊं भाई, 2 महीने ट्रेडिंग नहीं करोगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी यार। एक बात बताओ, लॉस किस धंधे में नहीं होता है? आप कोई भी काम करते हो लॉस नहीं होता क्या? आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया, 1-2 साल तो आप वैसे ही बैठे रहते हो, अपनी जेब से रुपए डालते हो। भाई 2 महीने रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, जब मार्केट मौका देगी तो ऐसा मौका देगी, बस मजा दिला देगी। बट अभी इनफैक्ट जितने भी नए इन्वेस्टर हैं ना, जो अभी आए हैं, या फिर ये कहूँ कि कोविड के बाद से आए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मार्केट को बढ़ते देखा है, जब टूटती है वो सिनेरियो तो उन्होंने देखा ही नहीं है। जब मार्केट टूटती है ना, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कैसे टूट रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इससे बड़े बड़े जर्क्स आने बाकी हैं। तो ना आप अभी थोड़ा वेट कर लो, अपनी कैपिटल को बचाओ। हाँ, ट्रेडिंग मत करो, इतना श्योर हूँ, बट मार्केट से दूर मत हो जाना, मार्केट को देखो कि चल क्या रहा है, बस ट्रेडिंग मत करो, इतनी सी बात मान लो। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है फिर तो वो आपकी मर्जी है, कम से कम स्पॉट पे खरीदो और रेजिस्टेंस पे खरीदो। अब ना एक्चुअली मार्केट में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है एफ आई आई की। आप पिछले साल से देख रहे होंगे कि एफ आई आई कंटिन्यूसली बेच ही रहा है। इनफैक्ट दिवाली के बाद तो देख लो कि एफ आई आई बैठते हैं, आते हैं,
और सेलिंग बटन टक करते हैं और पूरा दिन बेचते रहते हैं, और वो उस टाइम से अभी तक बेचे जा रहे हैं, और उन्होंने कम से कम 1 लाख करोड़ की अभी तक सेलिंग कर दी है। मतलब ये 1 लाख करोड़ भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिनिमम करी है, इससे ज़्यादा ही कर चुके हैं वो, और कितनी करेंगे ये तो भाई उन्हीं लोगों को पता है। लेकिन जब तक ये सेलिंग नहीं हटेगी ना, मार्केट वोलेटाइल ही बनी रहेगी। सबसे पहले तो इनकी सेलिंग हटेगी, उसके बाद मार्केट की कंडीशनें सुधरेंगी, इतना याद रखना। और ये कब हटना है, या तो मार्केट जानती है, जब वही लोग जानते हैं जो हमारे विदेशी मित्र हैं, बैठे हैं बस विदेशों में, और वो तो वहाँ बैठे हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और हमारी मार्केट की धज्जियाँ उड़ रही हैं, और हम जहाँ बैठे लगी पड़ी है हम लोगों की। तो चलो कोई ना कभी तो दोबारा से खरीदना शुरू करेंगे, और जब खरीदेंगे तो दमदार खरीदेंगे, और फिर मार्केट भी ऐसी भागेगी जैसे पहले भागा करती थी। एक आईपीओ आ रहा है, आईपीओ ऐसा इनफैक्ट सभी के मन में, काम से कोई मतलब नहीं, सभी के मन में LIC, LIC का आईपीओ भाई धूम मचा देगा। इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है भाई, आ रहा है आईपीओ, अच्छा आईपीओ है। देखो आईपीओ के फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, और इनफैक्ट ब्रांड में तो बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लोग ये वीडियो देखोगे, आप में से हर किसी के घर में LIC की किस्त जरूर कटती होगी। मेरे घर से भी कटती है, इनफैक्ट एक छोड़ो 2 4 कटती हैं, 2 पता नहीं 3 कटती हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमें नाम से कोई मतलब नहीं होता, हमें देखना है कि वो हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। एक बार बताओ, आप LIC के नाम से आईपीओ अप्लाई कर दोगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि LIC का आईपीओ खराब है। देखो अभी उसकी जब पूरी डिटेल खुलेगी तभी मैं बता पाऊंगा, और मैं आपको वीडियो पे शायद ही बता पाऊँ, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, और टेलीग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं LIC का आईपीओ अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा, वो मैं आप लोगों को फाइनल डे पर ही बताऊँगा। लेकिन हाँ, LIC की सबसे बड़ी जो 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो यही है कि एक तो LIC का आईपीओ बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि आज तक इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट बड़ा कौन सा है कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी इनकी, तो ये अकेला लीडर था पूरी कंट्री का, पूरी कंट्री में सिर्फ LIC की पॉलिसी चलती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज LIC के कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, और काफ़ी अच्छे भी हैं, तो इसलिए ना कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर LIC का आईपीओ अप्लाई किया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऐसा नहीं कह रहा कि LIC का आईपीओ हमें लिस्टिंग इन नहीं देगा, देगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो तो हमें बाद में ही पता लगेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इसका फाइनल डिसीजन लास्ट में ही बताऊंगा कि मैं इसे अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो इसके बाद World War III, आई नो मार्केट के जितने भी लवर्स हैं, कोई नहीं चाहता कि ये World War III हो। इनफैक्ट हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो, लेकिन हो गई ना, अब हम कुछ तो कर नहीं सकते। चलो जो होना था तो हो गया। आई होप कि वहाँ के लोग भी सेफ रहें, आप लोग भी सेफ रहें। बट जो सबसे बड़ा सीन आ रहा है ना, कि रशिया यूक्रेन तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है। इसी के साथ साथ एक और मेजर इशू आ जाता है चाइना ताइवान का। अब ये चाइना ताइवान का, अब जैसे रशिया यूक्रेन को हथियाना चाहता है, वैसे ही चाइना ताइवान को हथियाना चाहता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि और ताइवान सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। अगर चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई शुरू होती है, तो आप ये सोच लो कि इंडिया की मार्केट की तो लगने वाली है, इनफैक्ट इंडिया की छोड़ो सभी मार्केट्स की अच्छे से लगेगी। तब ये तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये तो जर्क्स कुछ भी नहीं है, 3% टूट के किसी दिन 6% टूट के। लेकिन जब इंडिया चाइना ताइवान का
अगर युद्ध होता है तो सीरियसली काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्टॉप लॉस लेके जा रहे हो, जब 2-3 महीने काम नहीं भी करोगे तो कौन सा आफत आ जाएगी। बचो, अपना पैसा अपना है। अगर हम अपना पैसा नहीं संभाल सकते तो और कौन संभालेगा। देखो, मार्केट में तो ज़रूरी तो नहीं है कि पैसा बनेगा, या इनफैक्ट हर किसी का पैसा बनेगा। आपको भी पता है कि हम कोई भी शेयर बेचते या खरीदते हैं तो एक आदमी बेचता है, दूसरा उसी को लेता है उस प्राइस पे। तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट कर रहा है और कोई ना कोई लॉस भी कर रहा है। तो इसलिए हर कोई प्रॉफिट नहीं करता, बट हमें प्रॉफिट ही करना है। एटलीस्ट इस टाइम पे रिस्क लेने से अच्छा यही है कि आप अपना पैसा बचाओ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर चाइना ताइवान का इशू हुआ ना, तो भाई वर्ल्ड वॉर ही छिड़ जाएगी। और फिर अगर वर्ल्ड वॉर छिड़ी तो सभी के सभी देश आएंगे और हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ में आए। इसलिए दुआ करिए, बस यही दुआ है हमारी तो। और आप लोग भी दुआ करो कि एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू हो और सभी देश की आर्मी और उनकी जनता सेफ रहे। लेकिन अब इसी के साथ ना एक दिक्कत और आ रही है। हालांकि वो दिक्कत FII से जुड़ी हुई है, फेड। अब फेड क्या कर रहा है, रेट हाइक कर रहा है। उसने 9 रेट हाइक करने हैं। तो ना उससे होगा क्या, उससे सीन एक तो यही हो रहा है कि FII पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसके बाद इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगने वाला है, या फिर अप्रोक्स 4.5% का इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से वो पैसा निकाल रहे हैं। और वो भी पैसा निकल रहा है। और बाकी मतलब अगर देखा जाए ना, वर्ल्ड में सिचुएशंस बहुत बुरी चल रही हैं। अब जब तक ये सिचुएशन सभी नहीं सुधरती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट को जैसे चलना है उसे चलने दो। आप लोग मार्केट को कभी नहीं रोक पाओगे। वो जैसे चलेगी वो वैसे ही चलेगी। उसने अपनी ही मर्जी चलानी है। अगर चलना है तो उसके हिसाब से चलो। बाकी उम्मीद है कि आप लोग सही सलामत होंगे। और ना एक सबसे बड़ी दिक्कत कि मैंने कहा था कि जैसे ही 250 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आप लोगों के साथ दूसरा पार्ट स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार पार्ट 2 रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस पार्ट को भी थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूँ। जैसे ही फैमिली हेल्थ इशू ओके हो जाएंगे, वो पार्ट आप लोगों के साथ जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो भी मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के साथ जब मेरी बात होती थी तो उनके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे थे। तो अगर उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोगों के मन में भी डाउट्स आ रहे होंगे। तो एक बार आप लोगों को बता दिए गए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर अच्छा है अवॉइड कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मौका मिलेगा। देखो, मार्केट कहीं नहीं भागने वाली, उसे मौका देना है। करेक्शन इज टेम्परेरी बट ग्रोथ इज परमानेंट। मार्केट को एंड में ऊपर ही जाना है, और वो कितना ऊपर जाएगी वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। बट अभी के लिए थोड़ा पेशेंस रखो। यही तो चीज़ होती है जो हमें मार्केट में सीखने को मदद करती है। अगर जहाँ पर आप चीज़ें सीखोगे ना तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब कि आप लंबे समय तक मार्केट से पैसा बनाते रहोगे। अगर आपने जहाँ पर अपना सारा पैसा उड़ा दिया तो फिर जब मार्केट असल में भागेगी तब आप पैसा कहाँ से लाओगे। बाकी इनफैक्ट अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अभी भी स्टॉप लॉस हो रहे हो तो थोड़ा संभल के काम कीजिए, अपना कैश जनरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो ये सीरियसली अच्छी लगे तो इसको लाइक और ऐड और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए ताकि ये चीज़ हर इन्वेस्टर तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी अर्निंग।